स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सबसे पहले हमने डिस्कस किया है क्लास में भी कि फाइनेंस क्या होता है, पैसे क्या होते हैं। तो आप लोगों ने बताया था कि सर फाइनेंस कोई भी पैसा जो बिजनेस में यूज करने के लिए यूज किया जाता है। इससे हम मशीन खरीदते हैं, बिल्डिंग खरीदते हैं। ठीक है, और इससे बहुत सारे हम बिजनेस के अंदर कोई भी चीज खरीद सकते हैं और बिजनेस में उसको यूज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि पैसा बिजनेस लाएगी कहाँ से, क्योंकि बिजनेस को तो करोड़ों रुपए चाहिए होते हैं। ठीक है, तो ये सारे पैसे कहाँ से लाएगी। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक यही है कि कौन कौन से हमारे फाइनेंस के सोर्सेस, कहाँ कहाँ से पैसे कंपनियां लाएंगी और उनके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, वही हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए बिजनेस फाइनेंस क्या है। तो हम लोगों ने यहाँ लिखा हुआ है कि बिजनेस फाइनेंस रिफर्स टू द मनी एंड क्रेडिट इन्वेस्टेड और एम्प्लॉयड इन द बिजनेस। कि बिजनेस फाइनेंस वो पैसा है या वो उधार है जो बिजनेस के अंदर लगाया गया है। ठीक है, इट इज कंसर्न विथ एक्विजिशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल। ये किससे कंसर्न करता है, ये कंसर्न करता है कि कहाँ से हम एक्वायर करेंगे कोई भी चीज, कहाँ से लाएंगे, पैसे का कैसे हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हम अपने फाइनेंशियल नीड्स को कहाँ से पूरा करेंगे, ये सब बिजनेस फाइनेंस का है। तो जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को पैसे की जरूरत होती है वो बिजनेस फाइनेंस के थ्रू अलग अलग सोर्सेज से उसको पूरा करता है। अब देखो बिजनेस फाइनेंस जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस के लिए। माना जाता है कि बिजनेस फाइनेंस लाइफ ब्लड है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। बिना इसके कभी भी ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी नहीं कर सकता। आप इमेजिन करो कोई कंपनी है और उसके पास पैसा ही नहीं है लिटरली, तो क्या कर पाएगी, कुछ भी नहीं कर पाएगी। हमारी तरह हो जाएगी। जैसे मान लो अगर आपके पास पैसे नहीं है और आप सोच रहे हो बिजनेस करना है, तो इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर यू टू कंटिन्यू दैट बिजनेस। देयरफॉर वी कैन से दैट इट इज जस्ट लाइक अ ब्लड। जैसे हमारे बॉडी में ब्लड की जरूरत होती है, वैसे ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए फाइनेंस की जरूरत होती है और ये उसके लिए ब्लड का काम करती है। इज इट क्लियर, यहाँ तक क्लियर है सबको? क्लियर, ओके। अब देखो आता है कि बिजनेस फाइनेंस का नेचर क्या है। व्हाट इज द नेचर ऑफ बिजनेस फाइनेंस। देखिए सबसे पहले जो इसका नेचर है, ये कैपिटल एंड बोरोड फंड्स माने जाते हैं। जो बिजनेस फाइनेंस होते हैं ना, इसको हम कैपिटल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बिजनेस के अंदर लगाया जाता है और इससे बिजनेस कमाती है। दूसरी बात यह है कि इसको बोरोड फंड्स भी कहा जाता है। जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया कि जो पैसा रेज करती है ना कंपनी, ये पैसा जो है अपना खुद का भी थोड़ा बहुत लगा सकती है और फिर बोरो भी करना पड़ता है, उधार भी लेती है। तो इसीलिए इसको हम बोरोड फंड्स भी कहते हैं। तो कैपिटल, इट इंक्लूड्स कैपिटल एज वेल एज बोरोड फंड्स। दूसरा इसका नेचर ये है, फीचर ये है, इट रिक्वायर्स इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो बिजनेस फाइनेंस जो है ना, ये हर एक तरह के ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए होती है। चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल हो, चाहे वो प्रोडक्शन की ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे ट्रेडिंग की ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा ये बताइए, प्रोडक्शन और ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन कैसे अलग है, क्या होते हैं? क्लास, प्रोडक्शन में हम और सर सर ट्रेडिंग में प्रोडक्शन हम एक्सचेंज भी करते हैं। ठीक है। ठीक है, एक स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर ट्रेडिंग में ना हम लोग सामान खरीदते हैं फिर वापस बेच देते हैं, ये कह रही हो? यस सर। और प्रोडक्शन में बेटा? सर प्रोडक्शन में हम किसी कमोडिटी को प्रोड्यूस करते हैं। ओके, और फिर उसके बाद बेचते हैं। बस यही बेसिक डिफरेंस है। ट्रेडिंग में अदला बदली हो जाता है, प्रोडक्शन में बेसिकली ज्यादा टाइम लगता है। पहले यू विल हैव टू प्रोड्यूस इट एंड देन यू विल सेल इट। बट व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, यू परचेज फ्रॉम अदर पीपल एंड देन सेल टू सम अदर पीपल। इन बिटवीन यू अर्न लॉट ऑफ मनी। तो ये चीज इसमें आती है। अब देखो एक और आता है तीसरा फीचर, इट डिफर्स डिपेंडिंग ऑन द नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस। ये डिपेंड करता है कि नेचर कैसा है बिजनेस का और साइज कैसी है बिजनेस। इसके ऊपर काफी निर्भर करता है कि बिजनेस फाइनेंस, क्योंकि क्या होता है कि अब जैसे टेलीकॉम सर्विसेज, आप देखोगे टेलीकॉम सर्विसेज जो होती है ना, ये हमें सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कराती है। जैसे आप देखो बदले में हम रिचार्ज कर देते हैं और वो रिचार्ज के बदले हमें फैसिलिटी प्रोवाइड कर। ठीक है, तो इनका अलग तरीके से बिजनेस डील होता है। जबकि अगर हम कार मैन्युफैक्चरिंग की कंपनियां देखें तो ये प्रोडक्शन करती है। ठीक है, ये पहले सामान को बनाती है, पहले ये पैसा लगाती है, करोड़ों रुपए लगाती है। उसके बाद जाके जब मैन्युफैक्चर हो जाता है तो उसके ऊपर अपना कमाने का मार्जिन रखती है। ठीक है, तो तब जाके ये लोग कमाते हैं।
अब जैसे जो ब्रांडेड कंपनी है, जो बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी है, वो कंपनियों अपने प्रॉफिट में मार्जिन ज्यादा रखते हैं। जैसे मैं कल ही पढ़ रहा था टेस्ला के ऊपर। टेस्ला कंपनी सबसे ज्यादा स्पीड से ग्रोथ हुआ, आपको भी पता है, कई बार हमने डिस्कस भी किया पिछली क्लासेस में। तो जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां होती है ना बेटा, वो बहुत पैसा लगाती है तब जाके उनको प्रॉफिट होता है। 2020 से पहले टेस्ला लॉस में चल रही थी, लेकिन बाद में एकदम प्रॉफिट में आई। तो बेसिकली क्या होता है कि कुछ कंपनियों को सीधा कमाना शुरू हो जाता है। जैसे अगर आप टेलीकॉम सर्विसेज की देखो तो ये लोग रिचार्ज करा लेते हैं, इनके पास सीधा पैसा आ गया। अब इस पैसे का ये लोग इस्तेमाल करके और दूसरे को सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करने लगते हैं, तो इनके लिए तो ज्यादा अच्छा है ना, इनको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन अगर आप कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों की देखोगे तो इनको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। रीजन क्या है? बड़ा सिंपल रीजन, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, पहले पैसा लगाते हैं, फिर कार बनाते हैं, फिर उसकी कोई गारंटी नहीं कि बिके कि ना बिके। अगर हम टेलीकॉम सर्विसेज की बात करें तो ये लोग पैसा सीधा रिचार्ज करा देते हैं, फिर आप जितना यूज करोगे, आप यूज करते रहो उतना पैसे का। और इनके पास फिक्स है, आप करोगे तब भी कमाई है इनकी, नहीं करोगे तब भी कमाई है। लेकिन कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने सपोज करो कार बना लिया और उसकी कार नहीं बिकी, तो वो तो पूरे पैसे उसके डूब जाएंगे। तो वही बता रहा है यहाँ पे कि इट टोटली डिफर्स डिपेंडिंग ऑन द नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस। किस तरह की बिजनेस है उसके हिसाब से तय होता है कि कितना पैसा इसको रिक्वायर होगी, जरूरत है। ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको? यस सर। तो हमने बेटा तीन नेचर पढ़ लिए, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि बिजनेस फाइनेंस के अंदर कैपिटल और बोरोड फंड्स आता है। फिर दूसरा पढ़ा कि हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में इसकी जरूरत पड़ती है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा। तीसरा हमने पढ़ा कि नेचर भी तय करता है बिजनेस किस तरह की है, उसके हिसाब से पैसे की जरूरत पड़ती है। अगर सर्विस इंडस्ट्री है तो शुरू में ही पैसा मिल जाता है, ठीक है। और अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो आपको बहुत पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, देन यू विल बी एबल टू अर्न मनी लेटर ऑन। और आपको रिसर्च और डेवलपमेंट पे बहुत खर्च करना पड़ता है। फिर चौथा आता है इसका फीचर, टाइम टू टाइम वेरी हो सकता है। मतलब आपको बोला गया है कि सर, हाँ बोलो, बोलो बेटा। सर जो टेलीकॉम सर्विस होती है पहले उस पे इन्वेस्ट भी तो करना पड़ता है। करना पड़ता है, लेकिन आप देखो जो आप सर्विसेज लेते हो उसके लिए रिचार्ज तो आप बहुत पहले ही करा लेते हो, तो इनको ज्यादा टाइम गैप नहीं होता है इनका पैसा आने का। मतलब जो ये सर्विसेज देते हैं पहले, ज्यादातर केसेस में पहले पैसा इनको मिल जाता है और तुरंत कमाना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आप कार बना रहे हो, ट्रक बना रहे हो या कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम है तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा अर्न करने में। पहले प्रोडक्शन में आपको सारा खर्चा खुद लगाना पड़ेगा, तब जाके आपकी कमाई शुरू होगी। जबकि अगर आप सर्विसेज में देखो तो सर्विसेज में बहुत जल्दी से पैसा मिल जाता है। जैसे अगर मान लो एक बार को आपने नेटवर्क स्टार्ट कर दिया तो सब लोग रिचार्ज कराने लगेंगे, तो आपको पैसे मिलना शुरू हो जाएगा। और ज्यादातर केसेस में तो आप देखोगे एडवांस में मिल जाते हैं। एम आई क्लियर टू यू? यस सर। कुल मिला के हमने ये पढ़ा कि डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन कैसी है। अगर ऑर्गेनाइजेशन सर्विस वाली है तो उसके लिए पैसे का हिसाब किताब अलग हो जाएगा। अगर मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री है तो उसके लिए फाइनेंस ज्यादा चाहिए होगा। तो डिपेंड करता है कि किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है। किसी ऑर्गेनाइजेशन में पैसा ज्यादा चाहिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस फाइनेंस कम भी चाहिए होगा, तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मैंने ये बोला कि वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम। नेचर ऑफ बिजनेस फाइनेंस ये है कि टाइम टू टाइम वेरी करता रहता है। रिक्वायरमेंट्स ऑफ फंड्स वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम। बूम पीरियड और डिप्रेशन के हिसाब से चलता है। अगर बूम पीरियड चल रहा है तो आप आसानी से पैसा रेज कर सकते हो। अगर डिप्रेशन का पीरियड चल रहा है तो आपको थोड़ा दिक्कत होगी, ठीक है, रेज करने में पैसा, क्योंकि लोग पैसा कंपनी में लगाना नहीं चाहेंगे। अब जैसे देखो अभी कोरोना का नया वेरिएंट आ गया है, क्या नाम है इसका? नाम पता है किसी को? नहीं पता? ओमिक्रॉन। ठीक है, तो ये जो वेरिएंट आया है इससे थोड़ा सा मार्केट ना अनस्टेबल हो रही है, खास करके यूरोपियन कंट्री में। रीजन क्या है? क्योंकि वहां पे लोग डर गए हैं, उनको लग रहा है कि यार अब फिर से लॉकडाउन होगा, कंपनियां बंद होगी, कंपनियों को लॉस होगा। लॉस होगा तो डिविडेंड अच्छा नहीं मिलेगा, पैसा निकाल के कहीं और लगाओ। तो लोग जो है पैसा कम लगा रहे हैं, पैसा मार्केट से निकाल रहे हैं। तो आपने देखा होगा शेयर मार्केट नीचे जा रही है। तो ये सब चलता रहता है। तो
अब अगर किसी कंपनी को पैसा एक बार को रेज करना है तो अब ये बूम पीरियड नहीं रहेगा, डिप्रेशन पीरियड हो जाएगा। यानी देखो पीरियड भी वैरी करता रहता है। तो बिजनेस फाइनेंस का सबसे यही खूबी है कि कभी कभी तो उसकी सिचुएशन अच्छी होती है तो पैसे की प्रॉब्लम नहीं होती, और कभी कभी सिचुएशन उसकी खराब होती है तो फिर वो पैसे की बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको यही लिखना है कि वन ऑफ द फीचर इज दैट बिजनेस फाइनेंस वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम। When there is a boom period, company can raise money from anywhere. Okay, but when the conditions are not good, like say depression period, then it will be very hard for the company to raise money. I hope this point must be clear to you. Clear हो गया? यस सर। ठीक है, एक और पॉइंट है कंटिन्यूस। देखो जो बिजनेस फाइनेंस है ना, ये कंटिन्यूस नेचर होता है। मतलब आपको हर समय पैसे की जरूरत पड़ती रहेगी। कोई भी कंपनी ऐसी नहीं होती है कि एक बार पैसा रेज कर लिया तो उसको काफी आगे फ्यूचर में जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमेशा जरूरत पड़ती है। हो सकता है आप बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहो, हो सकता है नई बिजनेस स्टार्ट करना चाहो, ठीक है, तो ग्रो करना चाहो अपने बिजनेस को, तो यू विल रिक्वायर लॉट ऑफ मनी लेटर ऑन ऑल्सो। So we can say that business finance is continuous in nature. It keeps on running and running. You will have to raise lot of money later on also. तो आपको बाद में भी पैसा रेज करना पड़ेगा और करते रहना पड़ेगा। ये इसका पॉइंट है। तो ये 5 पॉइंट हमने पढ़ा। एक बार अच्छे से फिर से देख लो, आपकी स्क्रीन पे है, और कोई इसमें से डाउट आता है तो लेट मी नो। सबको समझ में आ गया? कौन समझाएगा बेटा ये सारे पॉइंट बहुत ही ब्रीफ में? नेचर ऑफ बिजनेस फाइनेंस कौन बच्चा समझाने वाला है? रेज योर हैंड। अपनी लैंग्वेज में सर है। समझाना। ठीक है, दिव्या समझा रही है, तनीषा बंसल है, दिव्या, तनीषा बंसल ने हैंड रेज की, वंशिका ने हैंड रेज की है। ठीक है बेटा, वंशिका बताओ, स्टार्ट करो। सर जो बिजनेस फाइनेंस होता है वो कैपिटल में से भी हो सकता है और बोरोड फंड्स भी हो सकता है, जैसे इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह। और ये हर टाइप की बिजनेस में होना जरूरी है, लाइक वेदर इट इज स्मॉल और बिग। और जो बिजनेस फाइनेंस है वो नेचर एंड साइज पे डिपेंड करता है बिजनेस के, कि उसका नेचर कैसा है और साइज कैसा है। जैसे टेलीकॉम सर्विसेज एंड टेलीकॉम सर्विस एंड कार मैन्युफैक्चरिंग। टेलीकॉम सर्विस में कार मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा फाइनेंस की ज़रूरत है टेलीकॉम सर्विस के रिलेटिवली, फॉर ठीक है, वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम। एक सेकंड। अच्छा ये बताओ, इसमें दोनों में से सबसे ज्यादा एडवर्टीजमेंट किसको करना पड़ेगा अगर अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं? कार कार मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग। क्या कोई ऐसी कंपनी है जो एडवर्टीजमेंट ही नहीं करती? सबसे पूछता हूँ, कोई भी बच्चा बता सकता है? कोई ऐसी कार की यस कंपनी है सर। जो बिल्कुल? कौन सी है? सर ये रोल्स रॉयल। नहीं बेटा, एडवर्टीजमेंट करती है मैगजीन्स वगैरह में। रोल्स रॉयस मैगजीन में एडवर्टीजमेंट करती है, हर जगह नहीं करती बट मैगजीन में करती है। और कोई बच्चा? सर कोई भी कंपनी नहीं है। एक है तभी पूछ रहा हूँ, और बहुत पॉपुलर है। सर आज तक टेस्ला। उसने एडवर्टीज, हाँ टेस्ला। जी बिल्कुल, टेस्ला। टेस्ला बिल्कुल एडवर्टाइज नहीं करती। वो क्या करती है, ब्रांड पर्सनैलिटी। जैसे एलन मस्क अपने आप में ही एडवर्टीजमेंट है, आपको पता ही होगा। तो वो इस कंपनी की पॉलिसी क्या है टेस्ला की, कि हम प्रचार नहीं करेंगे, क्योंकि एडवर्टीजमेंट में हर कंपनी बहुत पैसे खर्च करती है। इन कंपनी का मानना यह है कि हम प्रचार की जगह जो पैसा फालतू जो बचेगा ना हमारा, हम उसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगा देंगे, उसमें दिमाग लगाएंगे क्या टेक्नोलॉजी में बढ़ा सकते। और रही बात प्रचार की, तो इनका देखो हर कंपनी का अपना व्यू होता है। तो इस कंपनी का मानना यह है कि हम कमा लेंगे दूसरे सोर्सेस से, लेकिन हम प्रचार नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी कंपनी की खूबी ऐसी होगी कि लोग अपने आप ही खरीदें। और यही हुआ भी। अगर आप देखोगे 2021 में सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रही है कंपनी। अगर जितने भी ऑटोमोबाइल की कंपनियां, अगर सबको मैं मिला दूं तो उसके बराबर नहीं पहुंच पा रही हैं। जिसमें आप देखो सारी कंपनियां बोल रहा हूँ मैं, आप फोर्ड हो गई और आपके टाटा हो गई, जितनी भी कंपनियां हैं ना वर्ल्ड की, सबको मिला दोगे ना टॉप 10 कंपनीज को, तब भी उसके रेवेन्यू को नहीं छू पाई है सर। आगे पता नहीं, बट 2021 में ऐसे ही हुआ है। हाँ बोलो। सर हाँ सर रोल्स रॉयल्स भी नहीं बोलो। करती?
बेटा मैगजीन में करती है कहीं, बिल्कुल भी मैंने बोला एकदम 1% नहीं करने के लिए बात चल रही है यहाँ। और ठीक है, तो 1% भी अगर ना करें तो ऐसी कोई कंपनी है नहीं। वो लोग करते हैं, टीवी में नहीं करते, लेकिन जो जो लोग खरीदते हैं रॉयल्स रॉयस बहुत यूनिक कार है ना, उसकी मैन्युफैक्चरिंग है ही कितनी, गिनती की मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो इसीलिए वो एडवर्टीजमेंट करके करेंगे क्या, उनके जो क्रीम लोग हैं उनसे बात हो जाती है उनकी डायरेक्टली। और वो लोग कहाँ मिलेंगे, वो लोग कौन से मैगजीन पढ़ते हैं, बिजनेस मैगजीन होती है महंगी वाली, वो लोग उसी में उनका एडवर्टीजमेंट फोटो वोटो छाप देते हैं, और क्या इंट्रोड्यूस हो रही है उनको डायरेक्टली उनसे ईमेल और ये सब लेके रखते हैं और सीधा उनसे डील करते हैं। तो इसीलिए आपको लग रहा होगा कि नहीं करते, लेकिन वो लोग करते हैं। लेकिन टेस्ला बिल्कुल भी नहीं करती, उसकी पॉलिसी है टेस्ला की। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं। वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम। अगर हाँ बोलो बोलो। अगर कंपनी प्रॉफिट की तरफ जा रही है तो फंड वो इजीली रेज कर सकती है। अगर वो लॉस में जा रहे कंटिन्यूसली तो फंड रेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है और रिक्वायर्स ठीक ऑन कंटिन्यूस बेसिस। हमें फंड्स कंटिन्यूस बेसिस पे रेज करने पड़ते हैं। ऐसे नहीं होता कि एक बार रेज कर दिए और फिर नहीं कर रहे। ठीक है, वेरी गुड। तो ये हो गया नेचर ऑफ बिजनेस फाइनेंस। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। अब सवाल ये उठता है कि बिजनेस फाइनेंस की जरूरत है क्या, और अगर है तो क्यों है, मतलब क्या जरूरत है बिजनेस फाइनेंस की, क्यों इसकी जरूरत पड़ती है। तो आप देखो, सबसे पहला point, इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है कि इट रिक्वायर्स टू स्टार्ट अ बिजनेस। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस ये है बिजनेस फाइनेंस की कि इसकी जरूरत हमें पड़ती है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। फाइनेंस इज वेरी एसेंशियल, फाइनेंस बहुत जरूरी है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, तो देयरफॉर वी कैन से दैट फाइनेंस इज वेरी एसेंशियल टू स्टार्ट अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ मनी, बहुत पैसा चाहिए होता है बिजनेस को रन करने के लिए। दूसरा पॉइंट, टू मीट डे टू डे एक्सपेंस, आपको डे टू डे एक्सपेंस के लिए बिजनेस फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी। फाइनेंस इज वेरी एसेंशियल टू मीट वर्किंग कैपिटल नीड्स ऑफ द बिजनेस। तो फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी डे टू डे एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए। देखो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में रोजमर्रा का खर्चा होता है, खास करके वर्किंग कैपिटल, तो वो सब पैसा कहाँ से आएगा, बिजनेस फाइनेंस से आएगा। तो इसीलिए बिजनेस फाइनेंस का होना बहुत जरूरी होता है किसी भी कंपनी के लिए। डे टू डे एक्टिविटी बहुत सारी होती है, तो उन सब के लिए पैसा चाहिए होगा कंपनी को। तीसरा, इसकी जरूरत इसलिए है कि बिजनेस को एक्सपेंशन एंड ग्रोथ करने में मदद करता है। अगर किसी बिजनेस को एक्सपेंड करना है, बढ़ाना है, मॉडर्नाइज करना है, अपने जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी उसको लगाना है, तो बिजनेस को पैसा चाहिए। अगर बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना है तो भी बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। कोई बच्चा मुझे बताएगा डाइवर्सिफाई करने का क्या मतलब हो, बिजनेस का डाइवर्सिफाई होना क्या मतलब समझते हैं? Who is going to tell me? और अलग क्या अलग सर? क्लास, प्रोड्यूसर बिजनेस को डाइवर्सिफाई कैसे करेंगे आप? तो जैसे कार की कंपनी है तो वो कुछ और ऑटोमोबाइल्स भी निकाल सकती है, जैसे बाइक्स या स्कूटर्स। ठीक है, इसी को हम डाइवर्सिफाई कहते हैं। जैसे सपोज करो आप किसी चीज में डील कर रहे हो, आप दूसरे फील्ड में भी तो जा सकते हो। जैसे टाटा का देख लो, टाटा में कितना डाइवर्सिफिकेशन है, टाटा की चाय भी मिलती है। ठीक है, टाटा का आप देखो ट्रक भी मिलता है, व्हीकल्स भी हैं, कार। हर चीज, कार है। सर आपकी और पहले वॉइस तो ब्रेक हो रही है बीच बीच में। सभी के लिए ऐसे ही हो रहा है या उदित, आप में भी मेरी नहीं हो आवाज रही। ब्रेक हो रही है क्या? बेटा दिव्या, आपकी यस। तरफ से नेटवर्क इशू है, कई बार आप लोगों की तरफ से भी नेटवर्क इशू होता है, तो फिर आपको लगता है यहाँ से हो रही है। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि कई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डाइवर्सिफाई करती हैं अपने आप को। जैसे टाटा कंपनी है, इसने बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई कर लिया अपने आप को। हर फील्ड में है, हर फील्ड में, छोटे से बड़ा। तो इसी तरह से कई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ये काम करती हैं, डाइवर्सिफाई कर लेती हैं, और किसी और फील्ड में होती है, बाद में किसी और फील्ड में चली जाती है। ठीक है, और करना जरूरी भी है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो फिर बर्बाद हो जाओगे। जैसे एक एग्जांपल, आपको याद होगा पहले हम लोग कैसेट में मूवीज देखते थे, ध्यान है? छोटे हो गए जब आप, कैसेट में चलता था ना, यस बड़े सर। बड़े कैसेट। यस सर। उसके बाद, यस। उसके बाद क्या आया बेटा, उसके बाद क्या आया? ड्राइव।
पेन ड्राइव से पहले सर सीडी। सीडी आई, फिर डीवीडी, है ना, उसके बाद फिर पेन ड्राइव से आजकल लोग देखने लगे, फिर स्मार्ट टीवी आ गई। तो आज की डेट में कितने बच्चे हैं, हैंड रेज करेंगे, जो डीवीडी पे मूवीज देखें? कितने बच्चे हैं, जरा हैंड रेज करना देख। मैं देख पा रहा हूँ, एक भी रखिए बच्चा नहीं। रखी है बेटा, वो कबाड़ी हो गई ना उदित, रखी मेरे पास भी है, बड़े अरमानों से लाया था, चलाया नहीं है, वो मैंने चला के देखा भी नहीं, वो ओपन भी नहीं होगी मेरे ख्याल से। तो ये चीज हो जाता है, देखो टेक्निक इसमें क्या होता है, आपको डाइवर्सिफाई करते रहना पड़ता है सब। कंपनियां भी इसी पॉलिसी पे रहती हैं, अगर डाइवर्सिफाई नहीं करेंगी तो फ्लॉप हो जाएंगी। हर कंपनी करती है। आज की डेट में भी देख लो, टीवी में भी देखो कितना डाइवर्सिफिकेशन आ गया। पहले ब्लैक एंड व्हाइट थी, फिर कलर टीवी आई 25-25, 30-30 किलो वाली। फिर उसके बाद क्या हुआ, कौन सी टीवी आई है, फिर एलसीडी आ गई, फिर अब एलईडी आ गई, फिर अब क्यूएलईडी आ गई, थोड़ी देर है बाद कि सर नहीं? ट्रांसपेरेंट टीवी भी आने की कह रही है। कौन सी? ट्रांसपेरेंट टीवी सर, जिसके दोनों साइड से देखा जा सकता है। देख लो अब क्या क्या होगा। तो उसको लगाएंगे कैसे, मतलब एक हॉल में बीच में लगा देंगे बस, दोनों तरफ से बैठ के देखो, नहीं? सर वो एक बॉक्स की तरह होता है, उसमें ऑन करेंगे ना तो एक हाइट तक लाइट निकलेगी बस। बीम रेस से, सही है, जैसे हॉलीवुड मूवीज में दिखाते हैं कई, ठीक है, लिटरली मतलब वो इमेज जाके एक जगह रुक जाएगी, कोई भी देख सकता है, स्पेस भी कवर नहीं करेगी, ठीक है। तो इस तरह से चलता है, देखो इस आपको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, अगर आप नहीं करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब कुल मिला के मॉरल ऑफ द स्टोरी इज यू विल रिक्वायर लॉट ऑफ मनी फॉर डाइवर्सिफिकेशन। अब आप कोई प्रोग्राम करते हो, कोई भी प्लानिंग करते हो कि ऐसे बनाऊंगा ऐसे, तो आपको फिर उसके हिसाब से ही प्लान करना पड़ता है, आपको बहुत पैसे लगाने पड़ते हैं उसमें, आपको रिसर्च डेवलपमेंट पे काम करना पड़ता है, तब जाके आप उसको मैन्युफैक्चर कर पाओगे। अगर आप सोचोगे नहीं अपने आप हो जाएगा, तो वो तो होने से रहा है। तो यही चीज है इसमें। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग टू बाई फिक्स्ड एसेट्स। देखो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आपको फिक्स एसेट्स खरीदने पड़ते हैं, ये बात सबको पता है। तो आपको इतने सारे फिक्स एसेट्स खरीदने के लिए बहुत पैसे की जरूरत पड़ेगी। आप देख रहे हो इतने हैवी हैवी मशीन्स, ये एक एक मशीन लाखों लाखों रुपए की होती है, तो हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए होते हैं, और उसके लिए उसको बहुत पैसा लगाना पड़ता है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि बिजनेस फाइनेंस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है हमें एसेट्स खरीदने के लिए। तो बेटा ये 4 सिग्निफिकेंस है बिजनेस फाइनेंस के, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला हमने पढ़ा, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे की जरूरत होगी, डे टू डे नीड्स को पूरा करने के लिए होगी, बिजनेस को मॉडर्नाइज करना है, एक्सपैंड करना है, डाइवर्सिफाई करना है, उसके लिए पैसे की जरूरत होगी, और फिक्स एसेट्स खरीदना है, तो इसके लिए भी हमें बिजनेस फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स वो पॉइंट्स हैं जो हमें ये बताते हैं कि बिजनेस फाइनेंस की बहुत जरूरत है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। सो मूविंग फर्दर, अब हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल नीड्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस को फाइनेंशियल नीड्स मतलब कहाँ कहाँ से पूरी होंगी, अगर आप देखो सबसे पहले बिजनेस जो फाइनेंशियल नीड्स होती है बिजनेस की, एक तो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है उसको जमीन खरीदनी पड़ती है, बिल्डिंग खरीदनी पड़ती है, प्लांट मशीनरी एक्सेट्रा, ये सारा का सारा इस कैटेगरी में आता है। तो उसको फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट चाहिए होता है जो बहुत लंबे समय तक चले। कोई भी बिजनेस आप देख लो, हर बिजनेस को पैसा चाहिए होता है ज्यादा लंबे समय तक चले। बिल्डिंग तो सबको बनानी ही पड़ेगी ना, मशीन खरीदनी पड़ेगी, तो ये सब जो है कैपिटल रिक्वायरमेंट, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो एक तो बिजनेस फाइनेंस की ये जरूरत होती है। दूसरी होती है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की, जैसे हमने पीछे डिस्कस किया कि हो सकता है कि बिजनेस को कुछ सामान रोक के रखना पड़े, होल्ड करके रखना पड़े, जैसे कि करंट एसेट्स, क्या, स्टॉक, स्टॉक समझते हो ना, सामान कोई भी, बिल रिसीवेबल, है ना, करंट एक्सपेंसेस जैसे सैलरी देना, रेंट देना, टैक्स देना, ये सब छोटे मोटे खर्चे हैं जो डे टू डे देना ही पड़ेगा बिजनेस को। तो इसके लिए भी बिजनेस को पैसा चाहिए होगा, ठीक है। तो हम कुल मिला के कह सकते हैं कि फाइनेंशियल नीड्स जो होती है बिजनेस की, दो तरह की होती है। एक तो होती है फिक्स कैपिटल नीड्स और दूसरी होती है वर्किंग कैपिटल नीड्स। आई होप क्लियर हो गया होगा सबको। यस। यस सर। तो कौन बता रहा है मुझे, आकाश ट्राई करोगे बेटा, फिक्स कैपिटल नीड्स क्या होती है और वर्किंग कैपिटल नीड्स क्या होती है, दोनों में डिफरेंस क्या है आकाश? आकाश, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स।
तो दिव्या हैज रेज्ड हर हैंड, बताइए बेटा। सर जो फिक्स्ड कैपिटल नीड्स होती है एसेट्स खरीदने के लिए जरूरी बिल्डिंग प्लांट तो ये में फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स होती है और डे टू डे या फिर रेगुलरली हमें करनी पड़ती है जैसे सैलरी तरह से। ठीक है, आपके उधर से ना नेटवर्क इश्यूज थोड़े बहुत हैं, तो मैं एक बार बता दूं, आपने आवाज बीच बीच में कट रही है। फिक्स कैपिटल नीड्स में आपने बोला कि सर जो लंबे समय तक के लिए हम यूज करते हैं ना एसेट्स उनकी चाहिए, जैसे लैंड बिल्डिंग ये सब। और आपने बोला वर्किंग कैपिटल नीड्स के अंदर हमें डे टू डे एक्टिविटी के लिए चाहिए, बिल्कुल सही है। अब हम आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। देखो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है कि सोर्सेज क्या है, मतलब कहाँ कहाँ से पैसा हम रेज कर सकते हैं बिजनेस के। तो देखो ये एक चार्ट है जो मैंने बनाया है इसमें, इससे काफी आपको हेल्प मिलेगी कि कौन कौन से सोर्सेस हैं जहाँ से हमारी पैसे की जो नीड्स हैं ये पूरी हो जाएंगी। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से सोर्स हैं। देखो सबसे पहला जो सोर्स है ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, और तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन। ये तीन सोर्सेस हैं जहाँ से हमारी नीड्स पूरी हो सकती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड। देखो तीनों को समझने के लिए ना आपको ये जो ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड है ये हम समय की बात करेंगे। ओनरशिप में हम लोग बात करेंगे जो पैसा उधार लिया है वो, और जो मालिक से लिया है यानी कि जो रियल ओनर है उससे। और ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज ऑफ जनरेशन में देखेंगे कि अंदर के लोगों ने पैसा दिया है कि बाहर के लोग। तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड। देखो ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड अगर हम देखें तो इसको हमने तीन कैटेगरी में बांटा है, एक लॉन्ग टर्म, एक मीडियम टर्म और एक शॉर्ट टर्म। अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं तो लॉन्ग टर्म का मतलब है हम पैसा कितने समय तक के लिए रेज करते हैं। लॉन्ग टर्म जो होता है ये बहुत लंबे समय के लिए पैसा यूज होता है, जैसे इक्विटी शेयर्स, retained earnings, preference shares, debentures, loan from financial institutions, loan from bank, ये सब लंबे समय के लिए पैसा यूज है। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? एक एक करके हम इनको डिस्कस करेंगे। मीडियम टर्म के लिए देखो लोन फ्रॉम बैंक, जो हम बैंक से लोन लेते हैं ना मीडियम टर्म में आता है। डिपेंड करता है कितने समय के लिए आते हैं, बैंक ज्यादातर आपको लॉन्ग टर्म के लिए नहीं देते। लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक डिपॉजिट्स। तो देखो फाइनेंशियल अगर आप लोन लेते हो तो बैंक पूछता है कैसा चाहिए, मतलब 10 साल 15 साल के लिए चाहिए होगा तब आपको लॉन्ग टर्म हो जाएगा, और अगर आप 3-4 साल के लिए लोगे तो शॉर्ट टर्म हो जाएगा यानी मीडियम टर्म, और अगर आप 1 साल के लिए लोगे तो शॉर्ट टर्म हो जाएगा। ठीक है, तो एक एक करके हम पढ़ेंगे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पैसा रेज करती कैसे, उनका तरीका क्या है रेज करने का। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इससे पहले एक बार ये चार्ट भी समझ लो। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप में देखो मालिकाना और फिर उधार। मालिकाना से इक्विटी शेयर्स और रिटेन्ड अर्निंग, और बोरोड फंड्स होते हैं उधार, इनको हम वन बाय वन पढ़ेंगे। और एक था ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन यानी कि इंटरनल सोर्सेज से और एक्सटर्नल सोर्सेज। तो इंटरनल सोर्सेज बेटा होते हैं जो अंदर से हमने लिया है पैसा, मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जिसमें दो ही आते हैं इक्विटी शेयर्स और रिटेन्ड अर्निंग्स, और एक आता है एक्सटर्नल सोर्सेज जो हम बाहर से पैसा रेज करते हैं। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बोला कि हम इसी से डिस्कस करेंगे शुरुआत। तो देखो सबसे पहले जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस होते हैं ना, इसका एक स्पेसिफिक तो नहीं बताया गया डेट, लेकिन ज्यादातर किताबों में आपको मिलेगा कम से कम 5 साल के। तो अगर कोई इन्वेस्टमेंट 5 साल के लिए हुआ है या उससे ज्यादा के लिए हुआ है तो हम बोलेंगे लॉन्ग टर्म फाइनेंस है। अगर कोई कंपनी 5 more than 5 years के लिए पैसा रेज करती है तो उसको हम बोलेंगे दिस इज अ लॉन्ग टर्म फाइनेंस, फिक्स कैपिटल माना जाता है जो लंबे समय के लिए यूज किया। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस पैसे का हम करते क्या है। देखो बिजनेस क्या करती है, इस पैसे को इन्वेस्ट कर देती है। कैसे? लंबे समय के लिए। जनरली अगर आप देखोगे तो ये पैसा कहाँ से रेज किया जाता है, ये पैसा बेटा किया जाता है शेयर होल्डर्स से रेज, डिबेंचर्स होल्डर्स से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बड़े बड़े जो होते हैं उनसे किया जाता है। और एक और तरीका है, सबसे अच्छा तरीका जो मेरा फेवरेट तरीका है कि भाई बिजनेस को जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसी प्रॉफिट को दोबारा बिजनेस के अंदर लगा दो। ये भी तो लंबे समय के लिए, क्योंकि आप ही का पैसा है, आप अपने ही पैसे को बिजनेस के अंदर आप सीधा ओपनली जाके लगा रहे हो। तो ये हो गया आपका सोर्सेस ऑफ फंड जो कि लंबे समय के लिए होते हैं। समझ गए बेटा सब? यस सर।
अब आ जाता है मीडियम टर्म फाइनेंस। देखो मीडियम टर्म फाइनेंस जो होता है ना, अगर आप देखोगे इसको हम मॉडर्नाइज करने के लिए लगाया जाता है, और एक्सपेंशन करने के लिए, अगर आपको बिजनेस को एक्सपैंड करना है तो आपको मीडियम टर्म फाइनेंस लगाना पड़ेगा। जनरली ये 1 to 5 years के लिए होता है, ठीक है। और अक्सर देखा गया है कि ये डिबेंचर होल्डर्स के थ्रू रेज किया जाता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू रेज किया जाता है। जो छोटे छोटे कमर्शियल बैंक है जैसे एसबीआई कमर्शियल बैंक में इससे रेज किया जाता है। पब्लिक डिपॉजिट से रेज किया जाता है, जनरल पब्लिक से लिया जाता है। पब्लिक डिपॉजिट भी एक ऐसा तरीका है जहां बैंक के थ्रू हम पैसा रेज करती है कंपनी, बैंक वालों को बोल देती है, बैंक वाले एक मीडिएटरी का काम करते हैं, कुछ सिलेक्टेड लोगों के पैसे लगा देते हैं बिजनेस के, और उससे कमाई होती है। तो ये सारे तरीके ऐसे हैं जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रेज करती है। आई होप क्लियर हो गया होगा पॉइंट ये स्टूडेंट्स। सर लीज होल्डिंग क्या होता है? देखो लीज होल्डिंग होता है कि किसी को ना हम लीज पे ले लेते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, कोई जैसे जमीन है तो उस जमीन को हम लीज पे ले लेते हैं, हम उससे बात कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि भाई मैं आपकी जमीन का इस्तेमाल करूंगा या फलाना चीज का इस्तेमाल करूंगा, बिल्डिंग का इस्तेमाल करूंगा, और उसमें एग्रीमेंट बना लिया जाता है कि 15 साल के बाद आपकी बिल्डिंग में वापस दे दूं या आपकी जमीन में वापस दे दूंगा। तो उसको बोलते हैं लीज होल्डिंग, लीज पे यूज करना, लीज बोलते हैं बेसिकली उसको। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे अपने टेलीकम्युनिकेशन है, टेलीकम्युनिकेशन, तो ये लोगों को देखा होगा आपने, कई लोगों के घरों के ऊपर टावर लगे हुए देखे हैं कभी आसपास, अपने घर के आसपास। यस यस सर। सर। तो देखो क्या होता है कि देखो जो इस तरह के जो टावर लगाते हैं ना कंपनी, उसको पता है कि यार आगे 10 साल के बाद पता नहीं क्या हो जाए, टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है कि क्या पता आगे टावर की जरूरत ही ना पड़े। तो वो लोग क्या करते हैं, अब इंस्टेड ऑफ परचेजिंग अ लैंड, जमीन खरीदने की जगह वो लोग क्या दिमाग लगाते हैं कि किसी के घर, मतलब जहां पे उनको अपना टावर लगाना होता है ना, जिस लोकेशन पे, उसी से बात कर लेते हैं पहले, उससे पहले ही जाके बात कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि देख भाई मैं तेरे घर का इस्तेमाल करूंगा, ऊपर आपको घर बनाना नहीं है 10-12 साल, तो क्यों ना हम आपके घर के ऊपर आपके जो पिलर्स हैं इसी के ऊपर हम एक अपना टावर खड़ा कर दें। इसमें आपका भी नुकसान नहीं है, हर महीने हम आपको 20 से 30 हजार रुपए देंगे रेंट, या 40 हजार रेंट दे देंगे। तो वो भी तैयार हो जाता है, खुश हो जाता है, चलो भाई सही है, मेरा क्या जा रहा है, ठीक है। और उतने साल तक वो लोग उसका यूज करते हैं, और उसके बाद जब वो टर्म पूरा हो जाता है तो वहां से अपना बोरिया बिस्तर समेट लेते हैं। है कि नहीं सही तरीका? सर जो बड़े बड़े होटल होते हैं वो भी तो गवर्नमेंट से लीज पर लेते हैं ना प्रॉपर्टी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये सस्ता पड़ता है। आप देखो आपको जमीन नहीं खरीदनी पड़ी। अब मान लो नजफगढ़ में ये थाना रोड, अगर मान लो यहाँ पे जमीन खरीदोगे, क्या रेट चल रहा होगा बताओ तो अंदाजे से। सर 1.5 लाख 1 लाख रुपए गज। तो अब मान लो किसी को 100 गज लेना है तो वो तो करोड़ों रुपए लगाना पड़ेगा उसको, है कि नहीं? अब करोड़ रुपए में तो उससे तो अच्छा वो 10-12 साल के लिए कहीं लीज पे ले लेगा, आधे पैसे में ही काम चल जाएगा। मान लो अगर 30 हजार रुपए महीना भी देता है, तो ऑन एन एवरेज मान लेते हैं 4 लाख सब खर्चा वर्चा मिला के, 1 साल का 4 लाख हुआ, तो 10 साल का 40 लाख में निपट जाएगा उसका। और आगे चल के देख लेगा कहाँ है, क्या पता नेटवर्क हटाना ही पड़ जाए, और ऐसा ही होने वाला है। तो इसीलिए देखा होगा आपने, बैंक और ज्यादातर ये जो सर्विस सेक्टर होते हैं ना, ये लीज पे ले लेते हैं, और फिर उस जमीन का इस्तेमाल करके, और जब जरूरत हट खत्म हो जाती है तो अपना साइड हट जाता है। और ये अच्छा तरीका भी है। आई होप क्लियर हो गया होगा पॉइंट सबको अब। सर फिर जो लीज फाइनेंसिंग है वो कुछ सालों के लिए बिजनेस फाइनेंस करवाती है, बस यही होता है ना? हाँ वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि भाई हम आपको इतने रुपए महीने देंगे, और उसी के हिसाब से कॉन्ट्रैक्टिंग कर ली। क्लियर हो गया? यस सर। तो यही बोला है इसमें, ये मीडियम टर्म फाइनेंस होता है। फिर आता है शॉर्ट टर्म फाइनेंस। ये वो फाइनेंस है जो बहुत कम समय के लिए होता है। जनरली आप देखो कि 1 साल के अंदर अंदर निपट जाता है ये। इस तरह की इन्वेस्टमेंट को हम वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहते हैं, जैसे परचेज करना मटेरियल, वेजेस पे करना, सैलरी पे करना, रेंट पे करना, ये सब जो है शॉर्ट टर्म के लिए होता है। आ गया समझ में? ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड। यस सर। तो क्या था बेटा ऑन द बेसिस ऑफ, ये था देखो ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड। एक लॉन्ग टर्म होता है, एक मीडियम टर्म होता है, एक शॉर्ट टर्म होता है। लॉन्ग टर्म लंबे समय के लिए किया जाता है। किस किस सोर्स के थ्रू किया जाता है? इक्विटी शेयर्स के थ्रू हो सकता है, रिटेन्ड अर्निंग के थ्रू हो सकता है जिसमें पैसे को रोक के रखा जाता है, प्रेफरेंस शेयर्स में बाद में समझाऊंगा, अभी आएगा टॉपिक ये,
उसके थ्रू होता है, डिबेंचर्स के थ्रू हो सकता है, लोन के थ्रू हो सकता है, लोन फ्रॉम बैंक के थ्रू हो सकता है। अब कई बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर लोन टू बैंक तो इसमें भी है मीडियम में। इसलिए बेटा कि वो डिपेंड करता है, अगर आप 5 साल से कम करते हो तो मीडियम आ जाएगा, 1 साल से ज्यादा और 5 साल से कम में मीडियम, और 5 साल से ज्यादा में लॉन्ग, और 1 साल से कम में शॉर्ट। तो आप उसी हिसाब से देखो। अब मीडियम टर्म में देखो, लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक डिपॉजिट, लीज फाइनेंसिंग। और शॉर्ट टर्म में देखो, ट्रेड क्रेडिट, फैक्टरिंग, बैंक्स, कमर्शियल पेपर। ओके, अब हम बात करेंगे ओनरशिप की, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। सबको याद हो गया? यहाँ तक क्लियर है? सर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में क्या क्या आ जाता है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में बड़े बड़े जितने भी बैंक हैं सब आ जाते हैं, LIC आ जाती है, UTI आ जाती है। कोई भी इंस्टीट्यूशन जो फाइनेंस से डील करता है, जो पैसा देता है, लोन देना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो लोन देने का काम करती है, पैसा देने का काम करती है, उसको हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कह सकते हैं। बेसिकली इसमें बैंक्स आते हैं और कोई भी ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो पैसे देने का काम करते हैं उधार। सर सारे क्लियर है? बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काउंट होते हैं? बिल्कुल 100%। यस सर। अब हम आ जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। सबसे इंटरेस्टिंग है ओनरशिप, मालिकाना। अब देखो ओनरशिप में क्या होता है, जैसे एक ओनर्स फंड होता है, आपने कई बार सुना है बिजनेस स्टडीज के अंदर भी। ओनर्स फंड, ओनर्स फंड वो पैसा होता है जो हम लोग, जो कंपनी ना लोगों से रेज करती है, हमारे जैसे शेयर होल्डर से। क्लास में भी मैंने उस दिन समझाया था कि जब कंपनी को पैसे की जरूरत होती है तो नॉर्मल आदमी से, हमारे जैसे लोगों से पैसे मंगाती है। तो हम लोग ओनर्स फंड कहलाता है, क्योंकि हम लोग असली मालिक बन जाते हैं। हम लोग बिजनेस को अपना पैसा देते हैं, ये लो भाई 10 लाख रुपए लगा रहे हैं, अब आप जैसे मन करे ऐसे इस्तेमाल करो। फिर उस पैसे को हम कभी मांगते नहीं है। इसको बोलते हैं ओनर्स फंड। इट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द ओनर और एनीबडी who is known as shareholder in this case. तो issue of shares, retained earnings are two important sources of company finance. तो दो तरीके हैं जिसमें ओनर्स फंड माना जाता है, क्योंकि इसमें एक बार पैसा लगा दिया तो परमानेंट लगा रहेगा, आप इस पैसे को क्लेम नहीं कर सकते। जैसे मान लो, सपोज करो मैंने शेयर खरीद रखा है कुछ, ठीक है, तो अगर मैंने शेयर खरीद रखा है तो मैं उस कंपनी का शेयर होल्डर्स फंड बन गया, मतलब वो मेरा पैसा जो है शेयर होल्डर्स फंड हो गया, और मैं कंपनी के वोटिंग राइट मेरे पास आ गया है, मैं कंपनी के शेयर उसमें वोटिंग में हिस्सा ले सकता हूँ। हाँ, मैं अपने पैसे को क्लेम नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने शेयर को बेच जरूर सकता हूँ। अगर मैं नहीं रखना चाहता शेयर्स, तो मैं अभी इसी समय आपसे बात करते करते इसको शेयर्स को, यहाँ पे बहुत सारे ऐप्स हैं आज की डेट में, बस उससे मैं तुरंत विद इन सेकेंड्स सेल हो जाते हैं वो, ठीक है। तो ये काम हम कर सकते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। यस फिर आता है बेटा, अब इसके देखो कुछ फीचर्स पढ़ते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर्स है ओनर्स फंड के। सबसे पहले इसको रिस्क कैपिटल माना जाता है। रीजन क्या है इसका रिस्क कैपिटल का? क्योंकि ये जो है ना, इसमें जिस शेयर होल्डर ने पैसे लगाए हैं ना, वो सारा का सारा खर्चा भरता है। मान लो कल को कंपनी डूब गई तो उसके पैसे भी डूब जाते हैं, तो इसीलिए रिस्क कैपिटल माना। एग्जाम्पल के तौर पे, मान लो अभी आप किसी कंपनी के शेयर खरीद लेते हो 10 लाख रुपए के, तो अगर कल न्यूज में आता है कि 4 दिन के बाद कंपनी डिसॉल्व हो गई या इंसॉल्वेंट हो गई, फ्रॉड हो रहा था, तो आपके सारे पैसे डूब जाएंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको सबसे लास्ट में पैसे मिलेंगे। आप समझ सकते हो, कंपनी डूबेगी तो ऑब्वियस सी बात है उसके पास पैसा नहीं है, तो जो भी उसकी बिल्डिंग, फर्नीचर या जो भी सामान होगा सबसे पहले उसको बेचा जाता है, और जो भी पैसा आता है वो बाहर के लोगों को दिया जाता है, खास करके जो उसने उधार लिया है, जैसे डिवेंचर होल्डर को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, क्रेडिटर्स को। फिर जाके प्रेफरेंस शेयर होल्डरों की बारी आती है, और सबसे लास्ट में बेचारे इक्विटी शेयर होल्डरों की बारी आती है, जिसको हम ओनर्स फंड बोलते हैं। तो ये तो पैसा डूब गया, तो इसीलिए इसको रिस्क कैपिटल माना। क्लियर है सबको? क्लास? यस सर। यस सर। फिर इसको यस। माना जाए, इसको दूसरा इसका फीचर है, इट इज अ परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल टू द बिजनेस। बिजनेस के लिए ये परमानेंट कैपिटल माना जाता है, क्योंकि बिजनेस को ये पैसा लौटाना ही नहीं होता है, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे कि सर अगर हम शेयर बेच दें तब तो बिजनेस का पैसा कैसे नहीं लौटाना पड़ेगा? तो बेटा आप शेयर को बेचो खरीदो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, जैसे मान लो मैंने किसी कंपनी के 10 लाख के शेयर खरीद लिए। अब मैं जब शेयर खरीदूंगा तो पहली बार कंपनी के पास चला जाएगा 10 लाख रुपए। अब वो कंपनी उस 10 लाख को परमानेंट यूज करना शुरू कर देगी। अब मेरे पास 10 लाख के शेयर है, इसके रोज मार्केट में रेट बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। मान लो इसका रेट बढ़ जाता है, मेरे 10 लाख रुपए 12 लाख के हो गए, तो मैं 12 लाख में बेच दूंगा, तो कोई दूसरा आदमी वो शेयर के पैसे देगा और 12 लाख में खरीद लेगा।
कंपनी को तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना, कंपनी के पास जो पैसा पहले था आज भी वही रहेगा। तो ये बात समझ में आ गई? यस सर। तो कंपनी के पास जो है इट इज अ परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल टू द बिजनेस, बिजनेस के लिए ये परमानेंट कैपिटल है और हमेशा उसके पास रहेगा। तीसरा आता है नो सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड। देखो अच्छी बात क्या है कि इसके लिए सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आपको कोई ना बदले में गिरवी नहीं देना पड़ता है, जमीन या फिर बिल्डिंग, क्योंकि कंपनी जब उधार लेती है ना तो उसको बदले में गिरवी रखना पड़ता है, जमीन वगैरह। इसमें अच्छी बात क्या है स्टूडेंट्स की जमीन उमीन गिरवी रखना ही नहीं पड़ता, तो बहुत अच्छी बात है बिजनेस के लिए। ठीक है, अगर कोई कंपनी लोन लेती है ना बैंक से, तो बैंक वाले बोलते हैं अच्छा ठीक है, इसके बदले आप ना हमें जमीन के कागज दे दो या बिल्डिंग गिरवी रख दो, सिक्योरिटी दो। ये सब नहीं करना पड़ता है ओनर्स फंड में, यानी कि इक्विटी शेयर्स में ये नहीं करना पड़ता। और चौथा पॉइंट आता है इट प्रोवाइड्स द राइट टू मैनेज एंड कंट्रोल द बिजनेस। ये आपको पावर दे देता है कि आप अपने हिसाब से बिजनेस को कंट्रोल करो, आपको ना बीच में लोग दखल अंदाजी नहीं करेंगे। नहीं तो क्या होता है जब लोन ले लें ना बिजनेस, तो लोन में बैंक पहले कंडीशन रख देते हैं कि आप कोई भी बिजनेस नहीं शुरू करोगे, एक्सपेंड करोगे तो पहले हमसे परमिशन लोगे। अब इक्विटी शेयर होल्डर इस तरह के कंडीशंस नहीं लगाते, इक्विटी शेयर होल्डर तो आंख मूंद के पैसा दे देते हैं भरोसा करके और रिस्क ले लेते। हाँ, अगर कंपनी गलत करेगी तो वोटिंग में उनको वोट नहीं देंगे, बस इतना करते हैं, लेकिन ये नहीं है कि जाके फैसला करने लगे कि ये करो वो करो। इनके पास राइट नहीं होता है। इज इट क्लियर? यस सर। स्टूडेंट्स, तो ये थे फीचर्स ओनर्स फंड के। अब हम बात करते हैं बोरोड फंड्स। तो बोरोड फंड्स मैं समझ गया हूँ कि बच्चे बता देंगे, कौन बता रहा है, हैंड करो रेज। ठीक है, तनीषा बंसल ने हैंड रेज किया सबसे पहले। ठीक है बेटा, समझाओ। सर बोरोड फंड्स वो होते हैं जो बिजनेस कहीं से बोरो करता है, जैसे लोन्स, डिबेंचर्स एक्सेट्रा। फ्रॉम ठीक, पब्लिक, सर कहाँ कहाँ पब्लिक से? से भी ले सकते हैं डिपॉजिट। ठीक है, मतलब कहाँ कहाँ से करता है, एक बार इसमें देखो लिखा हुआ है, इसमें स्लाइड में आराम से तसल्ली से पढ़ो, टेक योर टाइम। हाँ, अब समझो। सर डिबेंचर्स रेज कर सकता है, पब्लिक से ले सकता है थ्रू अच्छा, पब्लिक डिपॉजिट, बैंक से लोन ले ठीक है, सकता है। ठीक है, ठीक है। तो ये बहुत सारे तरीके हैं पैसा रेज करने के, ठीक है, और ये सारे उधार हैं, ध्यान रखना। इसके लिए ना आपको सिक्योरिटी वगैरह देनी पड़ेगी, और एक एक करके हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे अब, ठीक है, कि ये क्या क्या होते हैं। तो ये तो तरीका था बोरोड फंड्स का, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? यस सर। यस यस सर। ठीक है, हाँ क्लास, आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो देखो फीचर्स ऑफ बोरोड फंड्स है, इसमें यही चीज बताया है कि एक एक करके फीचर पढ़ते हैं। रेस फॉर अ फिक्स पीरियड, देखो बोरोड फंड्स जो होता है ना, फिक्स पीरियड के लिए रखा गया। फिक्स पीरियड समझते हो? मतलब अगर आप कभी भी उधार लेते हो तो आपको पहले बताना पड़ता है कि हम 10 साल या 5 साल या 3 साल या 4 साल के लिए लेंगे, और आपको जब वो समय पूरा हो जाता है ना तो आपको वो पैसे लौटाने पड़ते हैं। तो वन ऑफ द फीचर ऑफ बोरोड फंड इज कि आपको रेज करना होता है फिक्स पीरियड के लिए। दूसरा फीचर ये है कि फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट इज टू बी पेड इवन इफ देयर इज अ लॉस। अगर बिजनेस को एक बार को लॉस हो भी जाए ना, तो आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है, ठीक है। एम आई क्लियर? जैसे मान लो कि कंपनी ने लोन रेज किया तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और ये बात पहले ही बता देंगे कि 10% देना है कि 12% देना है कि 15% देना है, ये बात पहले ही कंपनी को बताना पड़ता है। जैसे आप कोई भी, जैसे कोई कंपनी डिबेंचर के थ्रू रेज करती है लोन, तो उसको पहले ही 15% या 12% उस डिबेंचर के आगे रेट लिखना पड़ता है, और सब डिबेंचर होल्डरों को बताना पड़ता है कि हम आपको इस रेट पे इंटरेस्ट देंगे।
और वो कंटिन्यूअसली देते रहना पड़ता है। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है। तीसरा है चार्ज ऑन एसेट्स। तीसरा फीचर ये है कि चार्ज ऑन एसेट्स, आपको एसेट्स चार्ज कर लगते हैं इसमें। आपको एसेट्स देने मतलब गिरवी रखना पड़ता है एसेट। अगर आप लोन लेते हो तो आपको एसेट्स गिरवी रखने पड़ेंगे, जबकि ओनर्स फंड में ऐसा नहीं करना पड़ता था, इसमें करना पड़ता है। और सबसे लास्ट पॉइंट है नो शेयरिंग ऑफ कंट्रोल इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में नो शेयरिंग होती है, मतलब आप शेयर नहीं कर सकते, मतलब कंट्रोल जो डिबेंचर होल्डर है वो जाके उसमें बीच में दखल नहीं देगा बिल्कुल भी, मतलब क्योंकि कुल मिला के उसके पास वोटिंग राइट ही नहीं होता है, तो कैसे दखल देगा वो? तो बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है इसमें। आई होप क्लियर हो गया होगा पॉइंट। मैनेजमेंट के बीच में नहीं दखल देगा। वैसे अगर उसका पैसा नहीं मिलेगा तो वो चला जाएगा, अगर उसको समय पे पैसा नहीं मिलेगा तो धमका सकता है, अपना पैसा वापस मांग सकता है। लेकिन मैनेजमेंट जब डिसीजन लेगी तो वो अपना मत नहीं रखेगा, अपना व्यू नहीं रखेगा। इज दिस क्लियर? यस सर। यस सर। तो ये थे बेटा फीचर्स बोरोड फंड्स सर के। पर हम टाइम तो बढ़ा सकते क्या आकाश क्या बोल रहे हो? हैं। जैसे इसमें अब वो पीरियड टाइम बढ़ा सकते हैं लोन डिबेंचर्स का। के? वो तो आपको ना, जिससे आपने जैसे लोन लिया मीडियम है उससे टर्म आप, हाँ डिवेंचर्स का, ठीक है। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है बट मैं जैसे क्वेश्चन समझ गया मीडियम आपका। टर्म लोन होता है। हाँ हाँ, तो देखो मीडियम टर्म लोन आपने लिया है तो मैंने मीडियम शुरू टर्म में ही लोन बोला में ना आपको फिक्स अगर फिक्स फिक्स पीरियड के लिए होता है ना ये। दिस इज फॉर फिक्स पीरियड। तो आप फिक्स पीरियड के लिए इसको कर सकते हो, लेकिन अगर आपको मान लो रेज कर उसको लोन को बढ़ाना है तो आपको बैंक से बात करनी पड़ेगी। हो सकता है, लेकिन बहुत रेयर होता है ऐसा। अगर आपको पहले से ही नहीं डिसाइडेड हो तो कैसे होएगा? वो जल्दी तैयार ही नहीं होगा बैंक। अगर आपने 4 साल के लिए लोन लिया है तो 4 साल पूरे हो जाएंगे तो उससे बोल सकते हो कि मुझे और 2 साल के लिए चाहिए। लेकिन मतलब अब ये कहना कि और बढ़ा दो, ये थोड़ा सा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। समझे मेरी बात? सर जैसे वो कहते हैं कोविड या फिर ऐसे आ जाते हैं ना जिनके कारण बिजनेस हो ही नहीं पाता, हाँ, नहीं बेटा, इसमें तो टर्म उसके यही तो कारण सबसे बड़ा पैसे। इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन यही है कि आपको जिस डेट पे पे करना है वो आपको करना ही पड़ेगा। यू कैन नॉट डिनाई दैट। आप उसको नहीं मना नहीं कर सकते हो, क्योंकि फिर वो क्लेम करेगा। आई होप क्लियर हो गया होगा पॉइंट। आप कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकते। यू हैव टू पे इट। यस सर। अगर आपने इक्विटी शेयर्स लिया है या ओनर्स फंड ले रखा है तो उस पैसे को आप यूज कर सकते हो अपने हिसाब से। लेकिन अगर आपने लोन लिया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट में ही लिखा जाता है। अगर आपने लोन लिया है तो रीपेएबल होता है, तो आपको रीपे करना पड़ेगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि जिस पार्टी से आपने लोन लिया है उसको आप दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाए कि भाई देखो मैं नहीं पे कर पा रहा हूँ, इसको एक्सटेंड कर, तो वो कर सकता है। लेकिन अपनी मर्जी से आप नहीं कर सकते। वो तो दोनों के बीच में अगर एग्रीमेंट हो जाए तो फिर हो जाएगा कंटिन्यू, उसमें कोई बड़ी बात। बट जनरली कंपनियां ऐसा नहीं करती हैं, और इसमें नुकसान भी हो सकता है। तो अगर आपको बेसिकली लोन लेना ही है तो वो वाला जो अपना प्रीमियम है वो पूरा पे कर दो और नया रेज करो। अंडरस्टूड? इज दिस क्लियर टू यू? यस सर। क्लियर? ओके। तो ये तो हो गया हमारा ये डिस्कस। तो हमने 2 पॉइंट कर लिए ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन कर लिया हमने, जिसमें हमने पढ़ा कि लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। ये पूरा देखो मैं समझा देता हूँ, वही चार्ट पे ले आता हूँ आपको वापस। अपना ये वाला चार्ट देखो, अब चार्ट पे ध्यान से देखो। ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड में हमने पढ़ा कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। ये आपको नोटबुक में बना लेना है चार्ट। लॉन्ग टर्म कौन कौन से होते हैं, कौन बता रहा है मुझे जल्दी जल्दी? इक्विटी हो सकता सर है, प्रेफरेंस हो सकता है, डिबेंचर्स हो सकता डिबेंचर। है, ये सारे है ना। ये देखो ये लिस्ट निकाल दी मैंने। इक्विटी हो सकता है, रिटेन्ड अर्निंग, प्रेफरेंस, डिबेंचर, लोन, लोन फ्रॉम बैंक। ये मीडियम टर्म क्या क्या हो सकता है? लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक डिपॉजिट्स, लीज फाइनेंस। और शॉर्ट टर्म क्या हो सकता है? ट्रेड क्रेडिट, फैक्टरिंग, बैंक, कमर्शियल पेपर। ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड। अब हम बात करेंगे बेटा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। इसमें दो आते हैं, ओनर्स फंड और बोरोड फंड्स। ओनर्स फंड में दो आते हैं, कौन बता रहे हैं?
retained earnings and equity shares. वेरी Retained गुड, earning. शाबाश, बहुत बढ़िया। अच्छा, और बोरोड फंड्स में? The debentures, loan from banks, loan from financial institutions, public deposit, commercial. बहुत ठीक है, वेरी गुड। तो डिबेंचर आता है, लोन आता है, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक डिपॉजिट, लीज फाइनेंसिंग, कमर्शियल पेपर। अब आ जाता है लास्ट वाला, ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन। इसमें दो है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल के अंदर आता है इक्विटी शेयर और रिटेन्ड अर्निंग, क्योंकि ये अंदर के लोग हैं। इक्विटी शेयर होल्डर अंदर के लोग होते हैं, रिटेन्ड अर्निंग भी बिजनेस का ही खुद का पैसा है। और एक्सटर्नल सोर्सेज जो बाहर से आपने लिए, कुछ भी हो, प्रेफरेंस शेयर भी तो हम बाहर से ही लेते हैं, पब्लिक डिपॉजिट भी हम बाहर से लेते हैं, डिवेंचर भी बाहर से लेते हैं, तो ये सब एक्सटर्नल सोर्सेस में आएगा। ठीक है, तो वहीं आ जाते हैं अपने पुराने उस पे। ये देखो, सबसे आखिरी टॉपिक है आज की क्लास का, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन। सबसे पहले आता है इंटरनल सोर्सेस। ये वो सोर्स हैं जो बिजनेस के अंदर से ही होते हैं, जैसे इक्विटी शेयर्स हो सकते हैं और रिटेन्ड अर्निंग हो सकती है। दूसरा आता है एक्सटर्नल सोर्सेस। ये वो सोर्सेस हैं जो हम बाहर से रेज करते हैं, जैसे इशू ऑफ डिबेंचर, बैंक लोन, पब्लिक डिपॉजिट, ये सब। ठीक है, तो यहाँ तक हमने करना है। अगली क्लास में हम क्या करेंगे कि इनको डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन से तरीके हैं जहां से हम पैसा रेज कर सकते हैं, और इक्विटी शेयर क्या है, प्रेफरेंस शेयर क्या है, डिबेंचर्स क्या है, कौन सा चुनते हैं तो क्या ध्यान रखना चाहिए, किसमें क्या फायदा है, क्या घाटा है। ये सब हम पूरा का पूरा A to Z अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास अपनी काफी बड़ी हो गई, और मैं वो वाली क्लास भी आपकी मैंने मर्ज हो गई है, तो आज मैंने अकाउंट्स का और बिजनेस का दोनों इसी में ले लिया है। अब आपकी नेक्स्ट क्लास जो भी शेड्यूल होगी वो आपकी 10 बजे से होगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं ये PDF आपको भेज दूंगा, आप इसमें से आप डिटेल में कर सकते हो।